नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ है एक खास गेस्ट, रैंक 91 मनु गर्ग, जिन्होंने पीएसआईआर ऑप्शनल के थ्रू इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है। आज इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम पीएसआईआर ऑप्शनल पे बात करेंगे कि किस तरीके से मनु ने इस पूरे ऑप्शनल को अप्रोच किया है, कैसे प्रिपेयर किया है। क्योंकि हमें सभी को पता ही है कि टॉपर्स को देख के, सक्सेस स्टोरीज को देख के हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम कर पाएंगे। एंड मनु की कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि आई एम श्योर जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा विल बी इंस्पायर्ड टू टेक अप पीएसआईआर। एक छोटा सा बैकग्राउंड पहले मनु के बारे में। तो मेरी मुलाकात मनु के साथ पीएसआईआर क्लासेस में पहले हुई थी। उसके बाद आई रिमेंबर आप जेएनयू पीएचडी में एनरोल हुए थे इन माय अल्मा मैटर इटसेल्फ, एसआईएस में, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, अगर मुझे याद है तो, राइट? यस मैम। और आपने बैचलर्स किया हुआ है हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के साथ, मास्टर्स फ्रॉम जेएनयू। तो एकेडमिकली तो काफी साउंड है आप। साथ में पॉलिटिकल साइंस के साथ काफी खास रिश्ता भी रहा है। सो ऑब्वियस था पीएसआईआर चूज करने का जो डिसीजन आपका था। बट सबसे पहले मुझे ये पूछना है कि व्हेन यू टुक अप पीएसआईआर, एक बात बड़ा मिथ है मनु कि बहुत वास्ट है पीएसआईआर, राइट? क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन की बात करोगे वहां पे आईआर सिर्फ एक सब्जेक्ट है, आपका थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में एक पेपर होता है। बट व्हेन यू कम टू योर ऑप्शनल, वहां पे आईआर का इतना बड़ा कंपोनेंट है। हाउ डिड यू काइंड ऑफ बैलेंस दैट? Firstly, greetings to Dipanvita ma'am and all the listeners who are listening to this podcast. And thank you for inviting me. Ma'am, talking about political science, वो starting से मुझे clear था 11th class से कि this is a subject that I love. This was my first love कि मुझे political science ही choose करना है। तो optional choose करते टाइम मुझे कोई doubt नहीं था कि मुझे कौन subject choose करना है personally. जहाँ तक की बात syllabus की, तो syllabus काफी vast है इसका, but at the same time it is interesting. जैसे अपने ऑनरेबल फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि पॉलिटिक्स इज लाइक अ स्नेक दैट कॉइल्स ऑल अराउंड अस। तो पॉलिटिक्स इज अ सब्जेक्ट जो ऑल अराउंड अपने एनवायरमेंट में है। इट इज लाइक द डिस्कोर्सेज व्हिच फ्लो अराउंड द सोसाइटी। तो हम कोई भी चीज कर रहे हैं, उससे पॉलिटिक्स तो रहती ही है। तो उन फिनोमिना को समझना, उन स्ट्रक्चर्स को समझना, फंक्शंस को समझना, वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। और मैम, ऑप्शनल की चॉइस में सबसे पहला डिसीजन ये होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट है उस ऑप्शन में। और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, नॉट जस्ट फॉर द यूपीएससी एग्जाम, बट जो फ्यूचर जॉब मिलेगी यूपीएससी से, वो भी गवर्नेंस की फील्ड में ही मिलेगी। तो नॉट डिमीनिंग अदर ऑप्शंस, बट पॉलिटिकल साइंस इज वेरी रेलिवेंट इन द जॉब दैट वी एस्पायर टू डू। तो और एक पॉइंट पे आते हैं कि जब एस्पिरेंट्स देखते हैं पीएसआईआर को चूज करते हैं, एंड रेगुलरली पीएसआईआर हैज बीन इन द टॉप 10, उसमें एक चीज आता है कि पीएसआईआर का सिलेबस ओवरलैप करता है जीएस के साथ। सो डिड यू हैव दैट इंटीग्रेटेड अप्रोच व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग पीएसआईआर की? यार मैं पेपर 1 सेक्शन बी कर रहा हूं तो मेरा पॉलिटी भी कवर हो रहा है। तो डिड यू हैव दैट अप्रोच? मैम, आई डोंट बिलीव इन वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सिलेबस कि ये तो केवल ऑप्शन में काम आएगा या फिर तो केवल जीएस में काम आएगा। आई बिलीव कि वो बॉर्डर से वो ब्लर होनी चाहिए ताकि वो चीज अपन क्रॉस पेपर यूटिलाइज कर पाए। जैसे मेरे जीएस2 में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है, मेरे 134 मार्क्स हैं। द क्रेडिट गोज टू पॉलिटिकल पीएसआईआर ऑप्शनल, क्योंकि मोस्टली मैंने वही नॉलेज यूज करी थी पेपर 1 बी की, जो उसमें कोर्ट केसेस थे, जो डेटा पॉइंट्स से केस स्टडीज थी, वो सेम आई रेप्लिकेटेड इन माय जीएस2 पेपर ऑल्सो। इनफैक्ट आई यूज मेनी ऑफ द स्कॉलर्स की, जैसे जो नॉर्मल स्कॉलर प्रताभानु मेहता है या फिर जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, आई यूज देम फॉर क्रिटिसिज्म। ग्रैंडविल ऑस्टिन है, वो एक काफी कॉमन स्कॉलर है। तो दीज टाइप ऑफ स्कॉलर्स आई आल्सो यूज्ड इन जीएस2 इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन करने में। मैम, जीएस1 में वर्ल्ड हिस्ट्री आई थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के इस बार क्वेश्चन ज्यादा थे, 2 क्वेश्चन से 15 मार्कर। वो मेरा पूरा आईआर की नॉलेज से आंसर हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 में बैलेंस ऑफ पावर का रोल क्या था। बैलेंस ऑफ पावर इज अ टॉपिक दैट वी स्टडी इन डेप्थ इन आईआर। तो वहां पे काफी था। सिमिलरली मैम, जीएस3 में इंटरनल सिक्योरिटी वो बहुत ओवरलैप करता है आईआर के साथ में, और जनरली भी। जीएस4 में मेरी एक यूनिक अप्रोच थी जो मैंने करी। केस स्टडीज जीएस4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। उसमें हमें एनालाइज करना पड़ता है बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टेक होल्डर्स, व्हाट आई डिड वाज टू एनालाइज द केस स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स दैट वी लर्न इन पॉलिटिकल साइंस। फॉर एग्जांपल, इन अ पर्टिकुलर केस लिबर्टेरियंस कैसे रिएक्ट करेंगे, यूटिलिटेरियंस क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट क्या बोलेंगे, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच क्या होगी, ह्यूमन राइट्स अप्रोच क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट क्या बोलेंगे। तो आई ड्रू टेबल काइंड ऑफ थिंग इन द केस स्टडीज, जहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज को यूटिलाइज किया था टू हैंडल केस स्टडीज।
You said you did not have that watertight compartment strategy. तो notes कैसे बनाए थे मनु? Did you, like for example, you have so many interlinkages आप लेके आ रहे हो. How did you approach notes making या जो short notes बनाए जाते हैं? How did you approach that? मैं रेफर टू द सिलेबस फर्स्टली, उसमें जो भी टॉपिक है, जैसे इंडिया एंड वर्ल्ड एक टॉपिक है, तो हाँ. इंडिया एंड नेबर्स है, तो जो भी उसमें कंट्री जैसे इंडिया और यूएसए, ये क्वेश्चन इस बार आया भी था, तो मेरी एक अप्रोच थी कि आईआर में मैं नोट्स बनाऊंगा तो करंट अफेयर्स के या फिर जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कुछ डील साइन करी है, आईटेक प्रोग्राम है, कुछ भी ऐसा है, तो इंडिया इस रिलेशंस में मैंने डायमेंशंस लिख रखे थे अलग 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 नोट्स में मेरे, कि मेडिकल बेसिस पे क्या रिलेशंस हैं, डिफेंस में क्या है, या फिर स्ट्रेटेजिकली क्या रिलेशंस हैं, कॉपरेशन किन किन फील्ड्स में, इकोनॉमिकली ट्रेड कैसा है, तो इन टॉपिक्स पे तो आई यूज्ड टू मेक नोट्स लाइक दिस. मैम व्हेन कंसीडरिंग पेपर 1A पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें आई हैड वन पेजर नोट्स ऑफ ऑल द मेजर थिंकर्स. फॉर एग्जांपल इफ आई हैड प्लेटो इन माइंड, तो प्लेटो की मेजर थ्योरीज है, तो उनका आई रोट ऑल द थ्योरीज एट वन प्लेस, क्योंकि अंदर की थ्योरी अगर पता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो याद आ जाती है उस टाइम पे. पर मेनली कि प्लेटो की ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिखता था, जैसे थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, ये सब लिख दिया. फिर उसके नीचे किन्हीं स्कॉलर्स ने प्लेटो के बारे में क्या ओपिनियन दिया है, जैसे व्हाइट हेड ने क्या बोला है, ओकशॉट ने क्या बोला है, कार्ल पॉपर का क्या ओपिनियन था प्लेटो पे, Correct. प्लेटो का, एंड देन अ फॉरवर्ड लुकिंग वे फॉरवर्ड की कंक्लूजन के लिए, कि वो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उसका क्या रेलेवेंस है. फॉर एग्जाम्पल हम ग्रामसी के लिए मेरा एक फिक्स था जो कंक्लूजन था, कि बिपिन चंद्रा ने ग्रामसियन अप्रोच को महात्मा गांधी जी के स्टाइल से जो था पैरेलल ड्रॉ करे थे, तो वो मेरा कंक्लूजन था. ग्रामसी पे कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा ये कंक्लूजन रहेगा. तो इस पर्टिकुलर जब नोट्स मेकिंग कर रहे थे, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्टैटिक रखा था? व्हेन यू आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 1 सेक्शन ए, जहां पे आप थियोरी एंड थिंकर्स कर रहे हो, वहां पे डिड यू हैव द इंट्रो एंड कंक्लूजन स्टडी? मैम आई हैड इंट्रो एंड कंक्लूजन प्रिपेयर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पेपर्स, ताकि क्योंकि एग्जाम में टू स्टार्ट इज द बिगेस्ट हर्डल, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट करने के बाद तो आ जाते हैं पॉइंट्स, पर स्टार्ट और कंक्लूजन में वो इम्पैक्टफुल भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम ने नोटिस दैट पार्ट फर्स्टली इन योर आंसर, तो फर्स्ट इंप्रेशन वहीं से पड़ता है. तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंने पेपर्स में से आई इंटेंसिवली रेफर टू टॉपर्स कॉपीज, वहां से मुझे बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन मिले थे. फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो टू टाइगर्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द सेम हिल, या फिर कैन द एलिफेंट एंड द ड्रैगन डांस इन द ग्रास ऑफ एशिया, तो ऐसे करके मैंने कुछ लाइंस जो कैची लाइंस होती है प्रिपेयर करके रख रखी थी, एंड कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज, कोटेशंस. एंड बेस्ट एग्जांपल है, कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था टू द नेशन, तो उनमें उन्होंने बोला दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, साइमल्टेनियसली दिस इज आल्सो नॉट एरा ऑफ टेररिज्म, एंड दिस कैन बी कोटेशन इन एनी क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म. राइट. अच्छा, यहाँ पे मेरा मतलब क्लास में क्वेश्चन आता है हमेशा कि अगर हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्टैटिक रखा मनु, हाउ डू वी मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चन काफी बार टेढ़ा भी आता है, राइट? लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. हाउ डू यू मीट द डिमांड देन? And for meeting the demand, introduction and conclusion should firstly strike the demand. So keeping it static, but we don't have to be rigid in our approach of introduction and conclusion. We can mold it according to the questions. And this, जैसे a conclusion in the question of Indian foreign policy, I had prepared it that India should tread carefully on the eggshells to navigate the choppy waters of geopolitics. मैम दिस इज अ जनरल कंक्लूजन, और ये कहीं भी कोट हो सकता है. और जैसे क्वेश्चन है तो उसमें कंट्री को रिप्लेस करके, जैसे ये था कि from estranged democracies, India and US should move towards engaged democracies. And replacing USA, we can also put another country here who is a democracy and who has developed relations with India in the recent times. राइट. अच्छा, इसके बाद आते हैं कि अगर मैंने पेपर 1 की, लेट्स स्टार्ट विद एवरी सेक्शन, पेपर 1 सेक्शन ए, आपके मेन सोर्सेज क्या थे टू प्रिपेयर दीज थिंकर्स एंड जो आइडियोलॉजीज हैं, कैसे आपने कौन सा सोर्स रेफर किया था? And पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द पेपर 1A के 125 मार्क्स, बस जो उसमें टर्मिनोलॉजी से अपन सीखते हैं, जैसे ट्रांसेंडेंटल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच, दीज टर्म्स कैन बी यूज्ड ऑल थ्रू आउट द पेपर्स. तो पेपर 1A अगर अच्छे से प्रिपेयर किया तो लैंग्वेज एक पॉलिटिकल थ्योरी वाली डेवलप होती है, उससे इट डिस्टिंग्विशेस एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का आंसर और एक एनी अदर पर्सन का आंसर. करेक्ट. तो पेपर 1A में डेवलप होती है, उसके लिए आई रेफर टू ओपी गौबा इन माई बैचलर्स टाइम. आई ऑल्सो रेड एंड्रू हेवुड. और मास्टर्स डिग्री में तो बहुत जेएनयू में एक्चुअल रिसर्च पेपर जो होते हैं वो डायरेक्टली रेफर करने होते हैं, जो रॉ रिसर्च पेपर है, प्राइमरी सोर्स जो होता है, तो वो मैंने रेफर करे थे. तो मनु, यहाँ पे मुझे एक चीज पूछना है, क्योंकि मैं भी जेएनयू की हूँ, तो जेएनयू में ना बड़ा जार्गन्स का यूसेज है. डिड यू यूज जार्गन्स इन योर आंसर? डू यू थिंक जार्गन्स यूज करने से मार्क्स ज्यादा आते हैं?
नो मैम, नॉट जार्गन्स का यूज, बट एक बेसिक टर्मिनोलॉजी तो मुझे लगता है कि आनी चाहिए। बहुत हाई फाई जार्गन से बहुत टिपिकल आंसर्स को नहीं बनाना होता। जितने सिंपलिस्टिक हो उतने बेटर रहेगा। बट कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो वो इंक्लूड होते हैं, तो इट गिव्स एन एज। ओके, लेट्स कम डाउन टू पेपर वन सेक्शन बी। आपने ये वाला पोर्शन कहां से रेफर किया था, या कौन से सोर्स थे आपके? मैम प्राइमरीली जो जीएस में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, वही सोर्सेज थे। तो एडिशनली लक्ष्मीकांत या डीडी बासु? मैम लक्ष्मीकांत से रेफर करी थी मैंने, लक्ष्मीकांत सर की बुक। बट एडिशनली मैंने कोर्ट केसेस के लिए अलग से एक बैंक टाइप बनाया था, इसके अंदर मेरे पास 60 to 65 कोर्ट केसेस थे। टू सब्सटैंशिएट कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे पास एक या दो केस स्टडीज या फिर कोर्ट केसेस तो होने चाहिए, केस लॉज होने चाहिए। साथ में मैंने डेटा प्रिपेयर किया था काफी एक्सटेंसिवली। जैसे पार्लियामेंट पे कोई क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट की रिलेवेंस कम हो रही है, तो आई डेटा पॉइंट्स इन माइंड की बजट सेशन कितना कम ट्रंकेट हो जा रहा है, या फिर जो बिल्स हैं वो विद इन 1 आवर कितने बिल पास हुए लास्ट 10 ईयर्स में या लास्ट 20 ईयर्स में। तो दैट डेटा पॉइंट्स रियली हेल्प्स। साथ में जो एडिटोरियल्स आते हैं उसका प्रताप भानु मेहता सर के हो गए या फिर मिलिंद वैष्णव सर के हो गए, तो वो सुभाष पालशेखर सर के हैं, तो वो बहुत काम आते हैं। तो उनमें से डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट्स पिक करके, और उसको सब्सटेंशिएशन इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, पेपर 1B में भी और GS2 में भी, कि वी कैन पुट इन फॉरवर्ड एन आर्ग्यूमेंट, बट हाउ डू वी सब्सटेंशिएट इट, विद व्हाट एग्जांपल डू वी यूज, और व्हाट केस स्टडी डू वी रेफर टू इन टू सब्सटेंशिएट दैट आर्ग्यूमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। राइट। apart from that, paper 1B में, how did you tackle the topics of caste and muscle power या grassroots democracy वाले जो questions हैं, क्योंकि उस पे resources मिलना थोड़ा tough रहता है। How did you tackle those topics जो कि आपके काफी I would say they are easy to understand, comprehend, but difficult to write? Where did you get those notes from? मैम आई रेफर टू द बेसिक नोट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। एंड उसके लिए कास्ट एंड इन सब पे अतुल कोहली सर का और इन सब का वर्क है, मॉरिस जोन्स का वर्क है, बट रेफरिंग टू दैट वुड बी क्वाइट कम्बरसम फॉर एस्पिरेंट। तो जो बुक्स होती है जो रेफर करते हैं पॉलिटिक्स ऑप्शन में, अगर उनकी समरी भी अगर अपन पढ़ लें, या फिर उनका रिव्यू पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है, तो दैट गिव्स एन इंसाइट कि पूरी कंप्लीट बुक के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, दैट वी गेट इन कंसाइज। एंड सेकेंडली आई रेफर टू टॉपर्स कॉपीज। उसमें that is filtered out content for all the answers. For example, if a topper has written about caste and politics, उनका correlation, that has a lot of enriched material. उस टॉपर ने ऑलरेडी इस पे बहुत एफर्ट डाला है उस आंसर को बनाने के लिए, तो डायरेक्टली picked up points and theories from that particular answer. So toppers copies can be a great source to refer to know about different topics, अगर वो कहीं मार्केट में नहीं मिले तब भी। I agree. Toppers copies are, one, at least it gives you an understanding कि कैसे structure करना होता है answers को या arguments को. आते हैं अभी पेपर 2 में. So पेपर 2 सेक्शन A के क्या आपके sources थे? फॉर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स मैंने जेएनयू के नोट्स ही मेरे रेफर करे थे, क्योंकि उसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स काफी इंडेप्थ पढ़ाया जाता है। मैंने वो पेपर भी मेरा पिक किया था इन माय फर्स्ट सेमेस्टर। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशन अप्रोच, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मतलब काफी लिमिटेड सिलेबस है। अगर देखें तो ये चीजें अगर ढंग से कवर कर ली तो अ मेजर पार्ट ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज कवर्ड। जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी पे मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आते हैं, इट इज साइक्लिकल। तो अगर जो सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं उन मेजर टॉपिक्स पे 1 पेजर या 2 पेजर थ्योरीज और वो सब करके अगर प्रिपेयर कर ले अगर पहले से टेम्पलेट्स, तो इट रियली हेल्प्स। और मैम दिस टाइम आई नोटिस कि बहुत सारा ओवरलैप था, आईआर का पोर्शन भी पेपर 2A में पूछ रखा था। तो उस चीज में भी आईआर काफी हेल्प करता है। तो अगर आईआर कवर्ड है तो 2A भी हो जाता है। अब आते हैं 2B जो डायनामिक पोर्शन है। तो डायनामिक पोर्शन सबसे ज्यादा लोगों को लगता है कि थोड़ा टफ रहता है, बिकॉज इट इज एन यू कैन नॉट डिपेंड ऑन जस्ट वन सोर्स, आपको मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। तो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर 2B? And for 2B, I had read the classics books of international relations. For example, Pax Indica by Dr. Shashi Tharoor, and Can the Elephant Dance, and also India Way by our Honorable External Affairs Minister. I have referred to these books, and these gave me an insight ki what is India's position in the geopolitics and how India navigates through the different phenomena of geopolitics. What is India's stand? How it is different from other powers of the world. So these books definitely help. तो ये पढ़नी चाहिए, पर अगर टाइम नहीं मिल पा रहा तो अ समरी वुड डू, अ शॉर्ट समरी ऑफ 30-40 पेजेस ऑफ दिस बुक्स वुड डू। और वो इजीली अवेलेबल रहती है इंटरनेट पे। देयर आर डिफरेंट वीडियोस। मैम आई आल्सो सॉ योर वीडियो, यू हैव आल्सो मेड वीडियोस ऑन द समरी ऑफ दीस बुक्स, दोस आल्सो हेल्प।
करेक्ट. And ma'am, to be clear, it is said that it is dynamic, but I don't think it is too much dynamic. There are obviously events that happen on a daily basis in IR, but it will not change the entire structure of relations between two countries. They remain constant, and to for the geopolitics to change completely, it requires years and years. So, kuch here and there can be certain incursions, but overall, the grand narrative of relations remain the same. Okay, Manu, now that you've given me an understanding of your basic sources, तो एक नेक्स्ट स्टेप आता है नोट्स मेकिंग का. तो आपने क्या एक रनिंग नोट्स बनाया था, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, या आपके जो नोट्स है वो फाइनल थे जो कि आप रिवाइज कर रहे थे बिफोर एग्जाम? मैंने स्टार्टिंग में तो रनिंग नोट्स बनाए थे क्लास के, उसमें आई रोट डाउन एवरीथिंग दैट वाज सेड. देन आफ्टर दैट आई टुक आउट स्मॉल वन पेजर नोट्स. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने प्लेटो का एग्जांपल बताया, ऐसे ऐड वन पेजर नोट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द थिंकर्स, ताकि रिवाइज करने में मेंस के टाइम पे इजी रहे. और इवन बिफोर द मॉक टेस्ट और एनी टेस्ट दैट वन इज गिविंग, तो केवल जैसे प्लेटो पे सेक्शनल टेस्ट है, प्लेटो पे और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पे टेस्ट है, तो वी कैन रेफर ऑल द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एट वंस. तो विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर वो रिवाइज हो जाता है. मैम, सेकेंडली आई ऑल्सो मेड वेरी स्मॉल नोट्स फॉर द लास्ट मोमेंट रिविजन, जिसके अंदर आई जस्ट पुट इन कैची फ्रेजेस और कोटेशंस. फॉर एग्जांपल, इंडियन डिप्लोमेसी शुड बी बोथ अ शील्ड एज वेल एज अ स्वॉर्ड. दीज कैची लाइंस आई पुट इन दिस वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन, ताकि एग्जाम के जिस पहले रेफर किया तो एग्जाम में ये कोटेशंस आए. तो नोट्स जो आप बना रहे थे, आई रिमेम्बर यू यूज्ड टू डू इट इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैनर बिकॉज फॉर योर क्विक रिविजन. एंड इस नोट्स को आपने कितने बार रिवाइज किया? क्योंकि अगर हम देखें पीएसआईआर का जो अप्रोच रहता है, इट यूजुअली टेक्स 8 months टू फिनिश सिलेबस प्रॉपरली. तो उसके बाद आपने कितने राउंड्स ऑफ रिविजन किए थे, या how long did it take you to finish the entire optional syllabus? ऑप्शनल वाज आल्सो इंक्लूड माय एकेडमिक्स, तो बहुत बार रिवाइज एकेडमिक्स के बारे में करना पड़ता है. मास्टर्स में या फिर जीआरएफ के लिए भी स्कॉलर्स को रिवाइज करना पड़ता है बार बार, तो तब मैंने रिवाइज किया था उनको. बट ओवरऑल जैसे मैंने फर्स्ट टाइम क्लासेस करी तो उसके नोट्स थे, वो नोट्स आई रेड 1 or 2 times in both of my attempts. I took out and extracted from them small notes that I referred multiple times to revise, because they only took 1 hour or 2 hours to revise. वो इतने शॉर्ट नोट्स होते थे कि केवल स्कॉलर है, उनकी बेसिक बेसिक थ्योरीज क्या है, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड दिस ऑप्शनल वेरी क्लियरली, तो बार बार उसको समझना नहीं पड़ता. वो एक बार समझ में आ गई थ्योरी क्या है, तो वो हमेशा के साथ आपके साथ रहती है. ओके. मुझे याद है जब लास्ट टाइम हम मिले थे, कुछ पहले, तो आप तब यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम दे रहे थे, एंड यू वेर ऑफ द ओपिनियन, आई रिमेंबर हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू, दैट हाउ सिमिलर इज इट विद यूपीएससी. तो व्हाट वाज, मेरे लिए काफी डिफरेंट है, बट व्हाट वाज योर ओपिनियन अबाउट द नेट जेआरएफ एग्जाम एंड द यूपीएससी? सिमिलर है प्रीलिम्स के साथ या पीएसआईआर का सिलेबस के साथ, या यू थिंक इट वाज टू डाइवर्जेंट पाथवेज? इट इज नॉट टू डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंसेस डेफिनेटली है. वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है और अपना ऑप्शनल रिटन फॉर्मेट में होता है. बाकी जो सिलेबस है वो बहुत ओवरलैप करता है. तो इस बार का यूजीसी नेट जेआरएफ 5 सितंबर को था, रिमेंबर, एंड 20 सितंबर से मेंस थे. तो आई डिडंट हैव टाइम कि मैं उसको अलग से रेफर करूँ, जेआरएफ के नोट्स को मेरे अलग से उसको पढूं. तो मैं केवल अपनी ऑप्शन की नॉलेज पे एग्जाम दे के आया था. पेपर वन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जैसी चीजें आती हैं जेआरएफ में, नेट में. बाकी पेपर टू इज वेरी मच सिमिलर, एंड वी कैन ऑल्सो पुट इन थ्योरीज जो अपन पेपर टू में पढ़ते हैं इन आर ऑप्शनल. फॉर एग्जाम्पल, आई रेफर्ड टू डिफरेंट स्कॉलर जो पेपर टू के लिए मैंने जेआरएफ में पढ़े थे. आई रेफर टू देयर कोटेशंस एंड द स्कॉलर्स नैरेटिव इन ऑप्शनल पेपर ऑल्सो. And I believe that कि UGC NET JRF is a very good plan B also for UPSC aspirants, because केवल एक दिन का एक एग्जाम होता है to give that exam, and if we qualify then we are eligible to become assistant professor in central universities. No, I know. I am UGC NET JRF qualified. I know. Yes, I know it's a fantastic option. Assistant professorship is at least you get a good stipend जब आप PhD कर रहे हो, right? yes ma'am. Even they, if one qualifies JRF, तो एक financial security रहती है to pursue UPSC. Agreed. आते हैं बैक टू यूपीएससी. तो नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज द रोल दैट पीवाईक्यूज प्लेड इन योर प्रिपरेशन? As I said, कि especially for optionals and UPSC as a whole also, PYQs are very cyclical in nature. They tend to repeat themselves after certain period of time. In GS, though, it repeats a lot, and similarly in optionals. But recently, what UPSC is doing, it is interlinking two topics. For example, previously it used to ask between John Rawls differently and Dr. B.R. Ambedkar differently. But now it is combining both and interlinking both.
So we also need to develop those interlinkages seeing PYQs. And if we write down templates and basic answers for PYQs, then most of our portion is sorted out. अगर आंसर राइटिंग में PYQs भी केवल लिख लिए तो एक्चुअल एग्जाम में एक बहुत मेजर चंक कवर हो जाता है. Okay. And now let me come towards your answer writing part. What was your strategy? A for time, B for structure and flow. How did you manage the time? Because I have many students who complain कि time पे complete नहीं होता है. तो क्या approach था उस पे और content पे structure and flow के लिए? To attempt the paper exam में strategy बहुत important है कि firstly what questions we would be choosing from 2, 3, 4 and 6, 7, 8. We have to attempt 3. तो वो choice starting के initially जब paper मिलता है तब वो choice करना बहुत जरूरी है. अगर अपन उसको बात के लिए छोड़ेंगे तो confusion रहता है कि ये वाला करें कि वो वाला करें. And we miss upon the much crucial time in the examination. तो initially I had a choice कि मुझे ये वाले करने हैं, ये मुझे आते हैं, ये वाले जो नहीं आते. और उसमें भी I focused upon give priority upon the 20 marker questions. कि 20 marker questions I should be well versed in that. अगर उसमें मुझे नहीं आ रहा तो आई लेफ्ट दैट सेट एंटायरली क्योंकि दैट वुड गिव मेजर मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन. और इनिशियली आई अटेम्प्टेड ऑल द 10 मार्कर्स. फिर उसके बाद में आई मूव्ड अपॉन another 10 markers of the next section of the same paper. For example, 1A 10 markers all first part, then fifth question all the 10 markers. Then I went to the sets of questions 2, 3, 4 and 5, 6, 7 and 6, 7, 8. Then I referred to these questions. And for time management, if I had this strategy that if I have introductions and conclusions already prepared in my mind, तो वो थोड़ा टाइम बचता है. एंड आई ऑल्सो अप्रोचेज इन माई माइंड. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिलेशन पूछा गया है तो उस रिलेशन को बताने के लिए आई वुड रेफर टू द इकोनॉमिक पोर्शन, द पॉलिटिकल पोर्शन, द डायमेंशंस आई हैड इन माई माइंड की व्हाट डायमेंशन आई वुड पुट इन एनी आंसर. तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम अगर वो पहले से प्रिपेयर्ड है तो. और पीवाईक्यूज अगर पहले लिखे हुए हैं तो उससे भी बहुत हेल्प होती है. जैसे ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है, इट रिपीट्स आफ्टर 2 or 3 years. तो ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन रिटन ऑलरेडी, तो सेम आंसर आई डिटेड इन माई एग्जामिनेशन. And so this is how you manage. What about the structure and flow? Like if I say एक balanced approach लेना पड़ता है, right? Criticism का भी लेना पड़ेगा. तो usually क्या होता है? Introduction लिया, features बताए, criticism दिया, relevance बताए या way forward. So this is how we usually give the structure. But इसी को जब हम लिखने जाते हैं, तो it becomes very tough because connection नहीं आता है, flow नहीं बनता है. How did you ensure that in your answers you had that flow coming in? मैम आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि एक टॉपर थे, उनकी मैंने कॉपी रेफर करी थी. उसमें उन्होंने एक स्पेशल चीज कर रखी थी. व्हाट ही डिड वाज टू इंट्रोड्यूस, जैसे नॉर्मली करते हैं, देन वो क्वेश्चन जो होता है उसमें से ही टुक द हेडिंग. तो डायरेक्टली हेडिंग नहीं लिखी उन्होंने. जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज कार्ल पॉपर्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो. तो व्हाट ही डिड वाज कि सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में डेलिबरेटली ही पुश्ड दैट लाइन इनटू हिज आंसर कि हाउएवर बीइंग सेड दिस, कार्ल पॉपर हैज क्रिटिसिज्म फॉर प्लेटो इन द फॉलोइंग वेज, एंड ही पुट दैट इन द बॉक्स. So this would give two advantages. Firstly, we are clear ki what is the demand of the question, and secondly, the examiner is clear ki what is the demand of the question. So instead of directly writing the heading, उसको आंसर के लैंग्वेज में ही we can incorporate the headings. तो उससे वो फ्लो मिस नहीं होता. Then एक कोई भी क्वेश्चन होता है ऑप्शनल का, उसमें there are 2 or 3 parts. So similarly, we can do this for all the 3 parts so that the demand is comprehensively addressed. And criticism is quite necessary to analyze any answer for multi-dimensional approach is the key, I think, because एक किसी भी अप्रोच से वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन. बट अगर अपन को डिफरेंट अप्रोचेस से आंसर, क्रिटिकल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये सब अप्रोचेस तो किसी भी थ्योरी में लग जाती है उनको क्रिटिसाइज करने के लिए. तो दीज कैन बी सिग्निफिकेंटली यूज्ड. तो मनु यहाँ पे इसी से I'm going to bring another aspect of answer writing, which is how important is giving examples to substantiate. और यहाँ पे मैं आऊंगी 2A1B और 2B में. ठीक है, कभी कभी 2A में भी एग्जाम्पल्स आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हाउ इंपॉर्टेंट, कितने एग्जाम्पल्स देने होते हैं आपके. एंड सेकेंड चीज जो मुझे इसी के साथ कंटिन्यू करना था, कैन वी राइट इन पॉइंट्स? डिड यू राइट इन पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू PSIR? मैम मोस्टली इन क्वेश्चंस आई रोट इन पैराग्राफ्स, बट कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर डायरेक्टली फीचर्स पूछे हैं कि हाउ गांधीयन फिलोसफी इन्फ्लुएंस द ग्राम सभा, ये क्वेश्चन था इस टाइम 1A में. So in such type of questions, I used certain points, but in a very limited sense. Mostly paragraphs में था, and in optional, narrative is more important at what argumentation we are providing to for the question. Examples should be used to substantiate the argument, but argument should not be missed in the wake of giving the examples. Firstly, there should be a narrative and example that we are
narrative and argument that we are trying to provide, then there should be examples to substantiate it. Ma'am, examples मैंने बहुत दिए थे, especially paper 2B में, because I had different current happenings that I could quote. I had a list of it, so I referred to those in paper 2B. For example, India-US relations economically, there is a trade deal, and there is a proposed trade deal that is to be happen in future. And for example, I used to give that there is more than $100 billion trade between these two countries. Okay, so you were like 2B is where you kind of played with the example game. So मनु, आपके इंटरव्यू में भी क्या PSIR से क्वेश्चंस आए थे? I'm seeing my DAF, it was entirely international relations. तो IR एक बहुत मेजर पोर्शन था कि मेरा PhD उसमें था, मास्टर्स उसमें था, एंड मैंने हॉबीज में भी लिखा था कि टू फॉलो जियो पॉलिटिक्स ऑफ द करंट टाइम्स. तो उसमें बहुत मेजर मेरा इंटरव्यू IR पे था, क्योंकि मेरा 27 जनवरी को इंटरव्यू था दिस ईयर. 20 जनवरी को इट वाज प्रेसिडेंट ट्रम्प स्वेरिंग इन सेरेमनी. तो वो काफी रीसेंट फिनोमेना था और एक काफी डिसरप्टिव फिनोमेना था इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो a major portion was asked. For example, I was asked कि Vice President Trump hell bent on taking Greenland. And what if I was the Foreign Secretary of India? What area would I buy for India's strategic interest? So such questions was asked for me. And what was your answer to this question? And from the what area would I buy? I replied that I would buy Strait of Malacca and the Bakhan corridor, because China puts pressure on our land so that I could checkmate China in the seas by if I have control on Strait of Malacca, and I could also impose tariffs, and it would provide a lot of foreign exchange for India. Right, that's a very interesting answer. So last question, Manu, from the perspective of PSIR. Now, this is, again, I'm asking you 3 things as a part of strategy that you would advise the aspirants right now to focus on who are giving 2026 attempt. 3 things जो कि आज बैठे हुए कोई भी एस्पिरेंट जो PSIR ऑप्शनल लेना चाहता है उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए? Firstly, one should not be boxed up in any ideology. Multiple ideologies political science में पढ़ते हैं, और one should be transcendental. उसको किसी एक ideology पे fix होके नहीं सोचना चाहिए. Rather, one should get into the shoes of the ideology of the scholar who has given that ideology. क्योंकि अगर कोई कम्युनिस्ट अप्रोच फॉलो कर रहा है, फिर कोई लिबरल अप्रोच फॉलो कर रहा है, these both are quite opposite to each other. They are contrasting ideologies. पर दोनों को समझने के लिए one should not be stick to one ideology by themselves. मैम डेरिडा का स्टेटमेंट है कि all ideologies are meta narratives. तो उनको मेटा नैरेटिव्स मानते हुए ही हमें फ्रॉम ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू, हमें उनको एनालाइज करना चाहिए, अदर देन इमोशनली बीइंग इन्वॉल्वड इन दैट आइडियोलॉजी. एंड सेकेंडली, द रोल ऑफ PYQs. PYQs are very important in any optional and especially political science. So we should definitely refer to PYQs and write them pre-hand. In till December, we should write all the PYQs and the topics that are given in syllabus. We should have notes prepared on them. Ma'am, thirdly, the usage of newspapers and other sources that we refer. Newspaper or other sources we have to extensively refer for PSR optional, but what articles we are reading and the source and the different quotations that we get in those newspaper should be utilized very wisely, according to me. Right. So reading newspapers, did you refer to ORF and IDSA wale websites, or did you go for any other websites apart from the newspapers? इसमें मैं refer to ORF articles and EPW articles, but that was for my masters, not for UPSC, but those helped. Those here helped. also. Right. Okay, with this, I'm going to wrap up this podcast. Thank you so much, Manu, to give an understanding of how you approach PSIR. I'm sure many aspirants across would find this as, as giving a path for them to walk upon to their success. Thank you again, once again, and heartiest congratulations to you and your mother. You are really inspiring. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving me this platform to share my insights about political science. And to the future aspirants, I would just like to borrow words from Oakeshott and say that welcome to the borderless and bottomless sea of political science, and I hope you enjoy the process. Absolutely. Thank you. Thank you, Manu.